चलो, PRMS क्या है? 3 RT/M। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था? 3 KT/MW। 3 KT इक्वल टू, आ गया वो, आ गया, रुक जा। हेलो। लेट कर दिया रे, इतना देर, इतना टाइम लग गया तुम्हें? अच्छा। और विंडोज़ पे चला रहा है ना? वेब पे? वेब पे चला रहा है कि मोबाइल पे? अच्छा, वेब पे नहीं चलता है। चलो ठीक है, कोई नहीं। अभी 5 मिनट रुक जाना था तो, नहीं अब लाइन पे रहना, वो दूसरा थोड़ा रिवीजन कराना है। अच्छा, चलो ये बताओ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना होता है? 2 RT/। ये क्या है? स्मॉल M W क्या है? यहाँ पे भी स्मॉल एम आएगा। क्या है स्मॉल एम? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये याद रखना, मालूम पड़ा यही निकल गया दिमाग से, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, वही यहाँ पे है। और उसके बाद तीसरा क्या था? एवरेज। एवरेज क्या था? एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज स्पीड कितना होगा? 8 RT/पाई। पाई इंटू स्मॉल एम। ठीक है, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या था? मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला याद है? ये तीनों के तीनों स्पीड जो है वो कहाँ से आया है? मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला दिया था, याद करो क्या है? 4 पाई M/2 पाई RT, ठीक है, इंटू ये थ्री, ये जो ना 3/2 है पावर में, V² e⁻² mv²/2 KT। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना मैक्सवेल है, मैक्सवेल का ये डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है। अब यहीं से जो है ये फंक्शन को क्या किया गया है? अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस स्पीड से चल रहा है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस स्पीड से चलता है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो हमने क्या किया कि इस फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम करके जीरो से इक्वेट करके वो वाला स्पीड हम ले आए हैं। कौन सा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वहाँ से इंटीग्रेशन करके हमने VRMS का वैल्यू भी निकाले हैं और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का भी वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, और उन्होंने ग्राफ भी दिया था। अगर ग्राफ को देखें तो वही नंबर डेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर डेंसिटी और स्पीड में क्या था ग्राफ? अगर मान लो कि स्पीड जीरो है तो, अब जीरो स्पीड वाला मॉलिक्यूल कितना है, जीरो मान के चलते हैं। तो उन्होंने ग्राफ को ऑब्जर्व किया और इस तरह से ग्राफ था। ठीक है, ये तुम्हारा जो है, ये देखो, ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है ये इस स्पीड से चल रहा है, ये वाला स्पीड से। इसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद, उसके बाद अब यहाँ पर देख लो ना, इस फार्मूला में जाओ तो सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा तो VRMS है। ठीक है, इसको भाग दोगे तो ये तो 2 से ज़्यादा ही आएगा, तो इससे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा VRMS, फिर एवरेज, और फिर मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबल के बाद ये एवरेज आ जाएगा और फिर इसके बाद VRMS आ जाएगा। ठीक है, और इसका एरिया निकाल लोगे, इसका एरिया तो तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये है मॉलिक्यूलर डेंसिटी, ये स्पीड है। एक बार याद रखना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए है। ये जो ग्राफ है ना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ग्राफ क्या होगा? इस तरह से फ्लैट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, फ्लैट आएगा पूरा। ठीक है,
हाँ, नोट कर लेना बाद में। अभी चलो थोड़ा सा जो है हम लोग काइनेमेटिक्स पे चलते हैं। चलो काइनेमेटिक्स पे चलते हैं। हेलो। तो अब काइनेमेटिक्स पे चलते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? अगर काइनेमेटिक्स को दो भाग में बांटो तो देखो ये क्या है, काइनेमैटिक्स। मैटिक्स जो वर्ड है ना, ये मेजरमेंट के लिए आया है, और काइने का मतलब काइनेटिक्स से है। काइने का क्या मतलब होता है? काइनेटिक्स से। काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स का मतलब वही मोशन हो गया। और मैटिक्स, मैटिक्स फॉर मेजरमेंट। ये वर्ड किसके लिए आया है? मेजरमेंट के लिए। यानी कि ओवरऑल हम लोग क्या करने वाले हैं? मोशन का मेजरमेंट करने वाले हैं। हेलो प्रिंस, दिख रहा है? पेन पेपर निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद जो है ना पूरा एक एक बात को लिखना है कॉन्सेप्ट की तरह, ठीक है। आज थोड़ा कम ही पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं। कितना बजे छोड़ दें आज तुम्हें? ठीक है, मतलब 5:40 में हम छोड़ देंगे, है ना? चलो, तुम जब पूछेंगे तब माइक ऑन कर लेना, उसके बाद ऑफ रखना, है ना? चलो ठीक, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। तो ओवरऑल हम लोग क्या करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में? मोशन के मेजरमेंट करने वाले हैं। अब समझो, मोशन, रेस्ट एंड मोशन से चलते हैं। ये जो रेस्ट एंड मोशन वर्ड है ना, इसको समझो। रेस्ट एंड मोशन को कैसे डिफाइन करोगे? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कब बताएंगे? कौन बताएगा ये? कौन बताएगा ये मोशन में है कि रेस्ट पे है? अगर कोई पार्टिकल मान लो ऐसे चल रहा है v स्पीड से, तो ये चल रहा है, कौन बता रहा है ये चल रहा है? कोई बोल रहा है कि ये रेस्ट पे है, तो ये कौन बोल रहा है ये सब चीज़ें? ऑब्जर्वर। तो यानी कि रेस्ट एंड मोशन में जो मेन जो भूमिका है वो है ऑब्जर्वर का। बिना ऑब्जर्वर के, बिना ऑब्जर्वर के हम लोग ये चीज़ सोच भी नहीं सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट पे है। जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है ट्रेन वाला, कि ट्रेन में अगर दो व्यक्ति बैठा हुआ है, राम एंड श्याम, और दोनों मान लो एक दूसरे के मुंह की तरफ करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो राम और श्याम, एक प्लेटफॉर्म पे है घनश्याम। क्या हो, तीन करेक्टर है, राम श्याम एंड घनश्याम। तो राम श्याम एक दूसरे के लिए रेस्ट पे है। राम श्याम ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन चल रही है, तो राम एंड श्याम एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट पे है। लेकिन यही राम और श्याम घनश्याम के लिए क्या है? मोशन में है। तो एक ही, देखो करेक्टर यहाँ पर, देखो तीन करेक्टर था, राम श्याम एंड घनश्याम। राम एंड श्याम एक दूसरे के लिए क्या है? रेस्ट पे है, क्योंकि राम के रिस्पेक्ट में श्याम का जो है पोजीशन नहीं बदल रहा है, और श्याम के रिस्पेक्ट में राम का नहीं बदल रहा है। लेकिन राम और श्याम का पोजीशन घनश्याम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? जो वर्ड आ रहा है ना कि पोजीशन, यानी कि पोजीशन का बदलना, तो यहाँ पे एक करेक्टर तो पहले आ गया, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, स्पेलिंग से सही करना है यार, सही है क्या? ऑब्जर्वर। अच्छा, एक वर्ड तुम लोग सुने होंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको भी समझ लो। पूरे फिजिक्स में बोलता है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले तो ये समझना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर कहो तो एक मोटा मोटी ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम है जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, वाई और जेड आता है, ठीक है। और एक क्या है ये, जो तीनों, ये एक इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ये एक सिस्टम है, मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, एक सिस्टम है जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के हाथ में एक क्लॉक, कुल मिला के एक्स वाई जेड एंड टाइम। ये तीन जो है हम लोग, तीनों को मिला के, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑब्जर्वर और टाइम को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही क्या करेगा? मेजर करेगा मोशन और रेस्ट को।
किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन में है या रेस्ट पे है, यही अपना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर नहीं बताया जाए, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कभी कभी बोलता है ना कि यार ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है, ग्राउंड पे है। कहेगा ऑब्जर्वर जो है ना चलती हुई बस में, तो इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है, बस। ठीक है, कहेगा प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म हो जाता है। अभी तो हम बोले ना कि राम एंड श्याम कहाँ ट्रेन में था, तो दोनों का जो अगर राम को ऑब्जर्वर बनाते हैं तो समझो कि राम एक रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, जिसके माथे पर समझो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस चिपका हुआ है और वो ओरिजिन पे बैठा हुआ है। ठीक है, और एक हाथ में क्या रख रखा है, घड़ी, घड़ी रख रखा है। अब देख रहा है कि टाइम पास हो रहा है लेकिन श्याम का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि श्याम जो है रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू राम। तो यहाँ पर राम जो है पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसके पास क्लॉक है, जिसके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और खुद राम जो है ओरिजिन पे बैठा हुआ है। तभी तो, क्योंकि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन बताना है ना, तो पोजीशन हमेशा हम लोग बताते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो ओरिजिन होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना पोजीशन पे है, उसका पोजीशन क्या है। समझ में आया कि नहीं है? तो मोटा मोटी अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन में हम क्या बोलेंगे, मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। ये लिखो, चेंज इन पोजीशन मत लिखो, कॉन्टिन्यूअस चेंज इन पोजीशन, कॉन्टिन्यूअस चेंज इन पोजीशन। कॉन्टिन्यूअस वर्ड क्यों लगाए हैं, पहले देखो एक एक बात को हम लोग डिकोड करेंगे। सिंपल देखो, कॉन्टिन्यूअस चेंज इन पोजीशन क्यों लिखे, क्योंकि पोजीशन चेंज से मोशन डिफाइन नहीं होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहाँ आ गया, और बीच में जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा था उस समय तो हम देखे ही नहीं, हम खाली देखे कि इनिशियल में यहाँ था, बाद में घूम के आए तो देखे यहाँ फाइनल में यहाँ था, तो इनिशियल से फाइनल पहुँच गया, वो पोजीशन तो उसका चेंज हो गया, लेकिन वो मोशन में कहाँ था। और मेरे लिए मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो हम देखे तो ये यहाँ पे था, तो हम मेरे लिए इनिशियल पे यहाँ पे हो गया, मैं इधर घूम के आया कुछ देर के बाद देखिए उठक के यहाँ पे चल गया, ये उचक के, अगर उचक के यहाँ पर चला गया तो क्या ये मोशन में है मेरे लिए, अभी तो मोशन में नहीं है ना। हम आए तो देखिए यहाँ पर रुका हुआ था, फिर बाद में आए तो पोजीशन उसका भले ही चेंज हो गया था पर वहाँ पर भी रुका हुआ था। तो मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको डिफाइन करने के लिए ये जरूरी है किसी भी ऑब्जर्वर के लिए कि उसका पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज हो, तभी तो बोलेंगे वो मोशन में है। तो यहाँ पे वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहला बात यहाँ पर हम लोग क्या सीखे हैं, एक ऑब्जर्वर के बारे में, और मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है कब बोलेंगे, जब जब वो पोजीशन कंटिन्यूअसली उसका बदल रहा हो, तब ही हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। अब तीनों चीज़ को पहले तो एक बार लिख लो, रेस्ट एंड मोशन, दो हेडिंग। ठीक है, बीच में लिख दो ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर एक बेस्ट इसका जो है ना भूमिका में रहेगा। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि ऑब्जर्वर कभी भी मूव नहीं करता है, ऑब्जर्वर खुद को अपने आप को मूव करता हुआ नहीं पाता है, ये बात को ध्यान में रखना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि तुम देखो ना ट्रेन से तुम अगर चल रहे हो, ठीक है, तो क्या बोलते हो कि कोटा कब आएगा, ये तुम कोटा कब आएगा, या कोई बोल देता है यार कोटा आ चुका है, अरे भाई उठ जा कोटा आ गया। और सब पता है कि कोटा, हम कोटा जाते हैं पर कोटा आता है, लेकिन ये बात सही है भाई, जो बोल रहा है ना उसके लिए सही है, उसके लिए कोटा ही आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर नेवर मूव्स। पहले तो एक बार ये भी लिख लेना कि ऑब्जर्वर कभी मूव नहीं करता, नेवर मूव्स। जो ऑब्जर्व कर रहा है ना वो अपने आप को रेस्ट पे मानता है। ठीक है, और वो सही स्टेटमेंट बोलता है, क्योंकि वो खुद वो ऑब्जर्वर है ना, वो अपने रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि कोटा आ गया क्या, तो कोटा आ गया क्या, क्योंकि वो तो उसके लिए तो ट्रेन रेस्ट पे है, वो सब रेस्ट पे है और कोटा ही आता है। और जो प्लेटफॉर्म पे कोटा प्लेटफॉर्म पे है तो वो बोलेगा भाई ट्रेन कब आएगी, कोटा वाले पटना कोटा को ट्रेन कब आएगी, तो उसके लिए क्या है, ट्रेन आ रही है, इसके लिए कोटा आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे खेल किसका है, ऑब्जर्वर का है। तो ऑब्जर्वर के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ये बात समझ में आ गया कि पोजीशन चेंज होना मोशन कहलाएगा। ठीक है, और कंटिन्यूअस चेंज होना, लेकिन कंटिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, आगे कोई पॉइंट देख लिख लो ना, कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड मोशन, कंटिन्यूअस चेंज
कंटिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज मोशन। अच्छा एक बात और देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सही डेफिनेशन लिखोगे तो एक बार लिख लो, जो हम बोले हैं उसको लिखा देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हेडिंग में डाल दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको लिखो। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame of reference is a system, a frame of reference is a system of coordinate axis, a frame of reference is a system of coordinate axis attached to an observer, attached to an observer having a clock, having a clock with him, having a clock with him with respect to which, with respect to which can describe the position, with respect to which can describe the position, displacement, velocity, acceleration, etc लगा देना, of the moving object, of the moving object। समझ में आया? चलो एक चीज समझो, जैसे कि मैंने क्या बोला था, कुल मिला के यहाँ पे अपना ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। अगर मान लो कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, अगर यहाँ पे है तो ये जो ओरिजिन पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर हम मान के चलेंगे, ये ऑब्जर्वर, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर के लिए ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यही पार्टिकल अगर घूम फिर के यहाँ आ जाए, ये इसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, ये देख लो यहाँ पे दिख रहा है, और ये इसका फाइनल हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। अब मान लो अगर ये, अच्छा ये यहाँ पर कैसे आया होगा? अगर अगर ये ऑब्जर्वर बोल रहा है कि ये मोशन में है, तो हो सकता है कि ये पार्टिकल अगर ऐसे 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 चल चल के ऐसे करके यहाँ पहुँचा होगा। तो इस देखो यहाँ पर देखना, ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है, अब इस पार्टिकल को ध्यान में रखना, तो इसके रिस्पेक्ट में तो इसका कंटिन्यूअस पोजीशन चेंज हुआ है। तुम देखो कुछ देर देखो, यहाँ पर आया होगा तो ये पोजीशन रहा होगा, बोलो, यहाँ पर आया होगा तो ये पोजीशन रहा होगा, यहाँ पे आया होगा तो ये पोजीशन वेक्टर रहा होगा। तो पार्टिकल अगर इस पाथ को फॉलो किया है, ऐसे इस तरह से आया है, तो कंटिन्यूअस इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल क्या है, मोशन में है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में, एक बात और मैं बता देता हूँ जिसको तुम्हें पूरे फिजिक्स में याद रखना है, कि अगर क्वेश्चन में कभी ऑब्जर्वर का जिक्र ना करे, क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में कभी भी ऑब्जर्वर का जिक्र ना करे, तो हम ये समझेंगे कि ऑब्जर्वर कहाँ है, अर्थ पे है। कहाँ है? अर्थ। बाय डिफॉल्ट हम अर्थ पे हम मानेंगे कि वो ऑब्जर्वर चिपका हुआ है, ठीक है, अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है। समझ में आया? लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया वो, तब तो फिर जो करेगा वही मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, ये पार्टिकल जो है पहले यहाँ था, फाइनल में यहाँ पहुँचा है, लेकिन कंटिन्यूअस इसका पोजीशन चेंज करते हुए पहुँचा, तो ये बोला कि ये भाई ये मोशन में है, ये मोशन में है। समझ में आ गया? मोशन में पहले क्या, अगर कंटिन्यूअस पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पे है। तो रेस्ट एंड मोशन समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना, अगर मान लो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए, ऐसे लैंग्वेज आता है ना कि कोई पार्टिकल है 30 मीटर मान लो नॉर्थ चला, 30 मीटर कहाँ चला, नॉर्थ डायरेक्शन में, ध्यान देना, देखो 30 मीटर ऐसे करके नॉर्थ चला है, ठीक, ये 30 मीटर है। उसके बाद बोला कि वो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। क्या बोला? 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो मुड़ गया है। तो 60 डिग्री ऐसे करके मुड़ गया होगा,
अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 60 डिग्री मुड़ के अगर मान लो बोल दिया कि वो 40 मीटर चला है, तो यहाँ पे देखना, पहले क्या बोला, वो पार्टिकल यहाँ से ओरिजिन से चला 30 मीटर, फिर 60 डिग्री मुड़ गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वो मुड़ गया और 40 मीटर चला, तो पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, पहुँच गया ना। तो यहाँ पर तुम देखो तो इसके पास दो वेक्टर आ गया है, दिख रहा है तुम्हें, वेक्टर का नोटेशन पता है ना तुम्हें, तो ये इसके पास क्या हो गया, दो वेक्टर आ चुका है, दिखा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो तुम्हें भी पता है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलो पहले डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझो। डिस्प्लेसमेंट, चलो पहले तो तुम्हें एंगल बिटवीन टू वेक्टर तुम्हें समझाना होगा, तो पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर समझो। अच्छा, ये दो वेक्टर है ना, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना आया, हाँ 60 डिग्री आया, कितना डिग्री आया है दोनों वेक्टर के बीच में, टेल से टेल मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेल से टेल भी मिलाओगे तब भी जो है ना इस वेक्टर को उठाओ और यहाँ पर ओरिजिन पे ले आओ, तब भी 60 डिग्री ही एंगल है। इसका मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर में तुम्हें दिक्कत है। अरे टेल से टेल मिलाना होता है क्या, टेल से टेल तो मिलाना होता है, वो तो बाद के बाद, तुम तो रिजल्ट पे चले गए, तुम्हें तो समझना है, टेल से टेल भी मिलाओगे तो 60 डिग्री ही एंगल है। इस वेक्टर का टेल यहाँ है, इस वेक्टर का टेल ये है, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं ना, इस वेक्टर को उठाओ, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं विश्वास, इस वेक्टर को उठाओ, ये वाला वेक्टर को, और यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ कर दूंगा तो ये एंगल भी 60 ही डिग्री होगा, ऐसे करके। अरे मैं कुछ किया थोड़ी, इसको डायरेक्ट ऐसे करके पैरेलली शिफ्ट किया हूँ मैं, तो 60 डिग्री एंगल ही तो है, टेल टू टेल। तो ये टेल टू टेल तुम याद कर रखे हो ना, पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर का सीधा मतलब है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर तुम्हें समझना है ना, तो कुछ नहीं है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर बनाया गया, देखो बाद में बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बात कुछ है थोड़ी, कि जो पहला वाला वेक्टर है और ये दूसरा वाला वेक्टर है, तो पहला वाला वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो कितना घूम गया दूसरे वाले वेक्टर की तरफ, 60 डिग्री तो घूमा है, समझ में नहीं आ रहा है, बोलो, पहले वाले वेक्टर से तुम कितना डिग्री घूम गए हो, 60 डिग्री तो टर्न किए हो। अगर मान लो, चलो एक तुम्हें अभी समझाते हैं, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर पहले लिख लो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है ना तुम्हें। मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, मैं ऐसे दे दिया यहाँ पे, अब बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है, प्रिंस, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है, 60 डिग्री, चलो सही है। अभी हम और पूछेंगे तो बताना, 60 डिग्री है, गलत है, अरे 60 डिग्री कैसे हो गया, आप देखना यार, ये पहला वाला वेक्टर किसी को ले लो, ये पहला वाला वेक्टर है, तो पहला वाला वेक्टर से दूसरा वाला वेक्टर का, देखो पहला वाला वेक्टर डायरेक्शन कैसे समझते हैं, अगर कोई वेक्टर है उसका एरो डायरेक्शन को दिखाता है, एरो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डायरेक्शन को, तो पहला वाला वेक्टर का डायरेक्शन तो इधर है और दूसरा वाला वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो पहला वाला वेक्टर से दूसरा वाला वेक्टर कितना डिग्री घूम गया है, 120, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना आया, हेलो, कितना आया एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो तुम 60 क्यों बोल रहा था, मतलब पहले के दिशा से दूसरे के दिशा में कितना घूमा, लिख लो, लिख लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब हो गया, अरे दो वेक्टर के बीच का एंगल, लिखो, पहले के दिशा, ऐसे हिंदी में लिख लो, पहले के दिशा से दूसरे के दिशा में कितना घूमा, पहले के दिशा से दूसरे के दिशा में कितना घूमा, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बस कॉन्सेप्ट है ये, वो तो तुम रिजल्ट याद करते हो, टेल टू टेल मिलाओ, हेड टू हेड मिलाओ, उसी में तुम्हारा जो है ना कन्फ्यूजन हो जाता है।
बस वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर। चलो एक चीज़ और समझो, अभी और पूछ रहे हैं बताना। पहले नॉर्थ साउथ समझ में आता है ना, ये क्या है, ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट। एक बात याद रखना, ये बोर्ड के प्लेन में है, मतलब ये प्लेनर ही होता है। अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट ऐसे अगर रख दे तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्लेनर होता है ये पहले तो ये बात याद रखना। अब समझना, अगर मान लो कोई बोले कि अरे वो पहले जो है ना ओरिजिन से, समझ रहा है, अगर वो बोले कि मान लो कि ओरिजिन से मतलब वो ऐसे ऐसे करके मान लो कि नॉर्थ की दिशा में पहले चला, ठीक है, ऐसे बोलेगा कि यार नॉर्थ की दिशा में ऐसे करके चला नॉर्थ की दिशा में, ठीक, सुनो, नॉर्थ की दिशा में चला। अब उसके बाद ये भी बोलेगा कि अगर वो चला साउथ के दिशा में, या नहीं मान लो कि इसके बाद बोला कि वो यहाँ देखो फर्स्ट वेक्टर ये हो गया, ठीक है, पहले तो याद रख लो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, चलो ए वेक्टर, कोई पार्टिकल जो है नॉर्थ के डायरेक्शन में एक्स मीटर चला मान लो, ठीक है, उसके बाद बोलेगा वो कि 30 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, उसके बाद कितना चला 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो सब वेक्टर को तुम ओरिजिन से अलग अलग बना सकते हो, बात वही होता है। तो अगर मैं ओरिजिन पे जाऊं तो 30 डिग्री क्या बोला मैंने, पहले लिख लो, 30 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अगर इस तरह की चीज़ें दे दे तो कैसे समझोगे कि साउथ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो साउथ तुम्हारा ये है, और साउथ से अगर मुझे चलना है ऐसे, चलो ये वाला ले, तो साउथ से चलना है तो ये देखो साउथ से चलना है ईस्ट की तरफ, तो साउथ से ईस्ट की तरफ ऐसे चलेगा। अरे ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। और ये कितना चला है साउथ से ईस्ट की तरफ, देखो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से 30 डिग्री ईस्ट, तो ये 30 डिग्री ईस्ट, समझ में आया कि नहीं। यानी कि ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर ये कुछ और नहीं यहाँ है ऐसे करके, इसका मतलब भी यही हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं हम अलग अलग वेक्टर को जो है ना हम ओरिजिन पे शिफ्ट करके हम लोग देख सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो एक ही बात है, क्योंकि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इसको शिफ्ट करके मैं ऐसे ले आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये दो वेक्टर जो है इसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है प्रिंस, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, बोलो तो, अरे लिखो ढंग से पूरा समझ के बनाओ पहले। ये पहला वाला वेक्टर है ए, ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। फिर से कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट तुम लोग का हिला हुआ, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पहला वाला वेक्टर से दूसरा वाला वेक्टर कितना घूमा, अरे ये तो दिख रहा है कि इतना घूमा, इतना, फ्रेंड्स ये इतना घुमाना, तो ये एंगल है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अरे यार इसको जो है, मैं देखो फिर से ध्यान देना, मैं बोला कि कोई आदमी जो है यहाँ से चला एक्स मीटर नॉर्थ के तरफ, उसके बाद जो है उसके बाद वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ टर्न ले लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ तो ये वेक्टर जो है ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ टर्न ले लिया, तो ये 30 डिग्री ये था, ये वाला था 30 डिग्री। तो जो एंगल दिया हुआ है इसका वो मतलब नहीं होता है कि वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर का सीधा सा मतलब है कि पहले वाला वेक्टर से दूसरे वाला वेक्टर कितना घूम गया है, पहली की दिशा से दूसरे के दिशा में कितना घूमा। तो तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या कि पहले की दिशा से दूसरे की दिशा में कितना घूमा, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, पहला का दिशा देखो, पहला का दिशा ये है पहला का दिशा, और दूसरा का दिशा है ये, कितना घूमा 150, समझ में आया।
कब तक गलती करोगे? चलो फिर एक और लो, एक और लिखाता हूँ, दूं? देखो एक वेक्टर है ये, ठीक है, और दूसरा वाला वेक्टर है, ये है दूसरा वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, दोनों के बीच में हम एंगल दे दिए हैं 60 डिग्री। लेकिन अब तुम्हें बताना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या 60 डिग्री है या कुछ और। दोनों आराम से बना के पहले बैठो, उसके बाद सोच समझ के बताओ। अब सही हुआ, इसका मतलब अब तुम्हें पता चल गया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, देखो सीधा सा मतलब हो गया कि ये भाई, ये फर्स्ट वेक्टर ये था, और दूसरा वाला वेक्टर का डायरेक्शन ये है, फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन ये, दूसरा वाला वेक्टर का डायरेक्शन ये, तो कितना घूम गया? 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना आया? 120 डिग्री। नोट कर लो। अरे यही सब कर नहीं पाओगे तो फिर तो ये तो सवाल नहीं बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब देखो क्या था, अब फिर मोशन पे आते हैं, फिर क्या कहते हैं, मोशन पे आते थे। मोशन में क्या था कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर का बदलना, पोजीशन जो वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका चेंज। अब यहाँ पर भी दो वर्ड बातें आती है कि अगर चेंज है, चेंज मतलब हाउ मच चेंज, हाउ मच, और दो वर्ड, एक वर्ड आता है हाउ। हाउ मच से बातें, दो बातें आएगी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? पढ़ के तो रखे हो डिस्प्लेसमेंट, बोलो। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है अपना ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर कोई पार्टिकल यहाँ था तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, ठीक है। पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया तो इसके लिए फाइनल पोजीशन हो गया। तो इनिशियल पोजीशन कैसे बताएगा वो? कुछ इस तरह से कि देखो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये इसका क्या है? फाइनल पोजीशन है। समझो बात को, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं आर इनिशियल। ये वेक्टर है तो वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। देखो ना यार, अगर वेक्टर का डायरेक्शन पूछे इनिशियल पोजीशन वेक्टर का, तो देखो ये टेल से हेड की तरफ एरो ही उसका डायरेक्शन बताएगा, एरो ही क्या है? डायरेक्शन बताएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? फाइनल वेक्टर। अब यह ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता है, उसके पास इनफाइनाइट पाथ है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हो सकता है कि वो ऐसे घूमते 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 ऐसे करके पहुँचा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मान लो कितने पाथ हो सकते हैं? अरे दो, फिर ये फ्री स्पेस में है तो इनफाइनाइट पाथ है इसके पास, ठीक है। मान लो कि मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया, फर्स्ट वाला पाथ, फर्स्ट वाला पाथ फॉलो किया और यहाँ पर मैं पहुँच गया। तो कंटिन्यूअस तो पहला बात है कि मोशन में है क्या पार्टिकल? तो भाई है, मोशन में है, क्योंकि हमने कंटिन्यूअस इसको देख रहे हैं कि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये मोशन में तो है। अब मोशन ये कितना पोजीशन चेंज किया? चेंज इन पोजीशन, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो वो ये जो वर्ड है ना डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन पोजीशन।
पहले तो ये लिख लो, चेंज इन पोजीशन को ही क्या बोलते हैं? यानी कि अगर इसको सीधा सीधी लिखूं तो आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। देखो, यानी कि ये जो है, इसको देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मैं इसको डी से दिखा देता हूँ। तो ये है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या इसको एस से दिखाता हूँ। चलो, वेक्टर पर क्या है? ट्राइंगल रूल क्या बोलता है कि एक वेक्टर का टेल हेड के दूसरे वेक्टर का टेल, ठीक है, अब पहले वाले वेक्टर का जो टेल है ना, और दूसरे वाले वेक्टर का हेड को मिला दो, तो ये तुम्हारा क्या आता है? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो क्या हो गया? ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आर वेक्टर। ये तो समझ में आता है। यानी कि अगर हम आर इनिशियल वेक्टर में एस वेक्टर को जोड़ देंगे तो आर फाइनल वेक्टर आ जाएगा। तो जोड़ो, आर इनिशियल वेक्टर में अगर तुम एस वेक्टर को ऐड कर देते हो तो आर फाइनल वेक्टर आ जाएगा। तो हमें निकालना एस वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या आ जाएगा? ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तभी तो मैं बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है जिसमें हम लोग क्या किए? इनिशियल से फाइनल को क्या किए? मिलाने वाला है लाइन। इनिशियल टू फाइनल को मिलाने वाला लाइन। तो लिख लो, डिस्प्लेसमेंट में लिख लो, इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग displacement is a vector joining initial point to final point. Displacement is a vector joining initial point to final point. ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो तुम्हें दिख गया। देखो क्या आ रहा है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो क्या है? ये वाला लेंथ, वेक्टर का जो लेंथ होता है वही तो मैग्नीट्यूड दिखाता है उस वेक्टर का। तो ये लेंथ क्या है? अगर देखो तो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो किया है, पार्टिकल जो है वो इस पाथ को फॉलो किया है, लेकिन इस पाथ को फॉलो किया तो ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, या टू पोजिशन वेक्टर। ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हो गया। तो हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट भी लिख सकते हैं ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल या टू पॉइंट। ठीक, ये समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्टेंस क्या है? अगर पार्टिकल मोशन में है तो डिस्टेंस तो ये हो गया पाथ लेंथ। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? ये पाथ लेंथ जो ट्रेवल किया है ना, डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा, ये जो पाथ का जो लेंथ है वही क्या है उसका? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में कुछ नहीं लिखना है, लिख दो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। डिस्टेंस ट्रेवल जो है सीधा है पाथ लेंथ। ये दो वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। और ये स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, इसको स्केलर क्वांटिटी को, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, ये पाथ का लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, और इसका यूनिट जो होता है वो मीटर होता है एसआई में, और सीजीएस में हम लोग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, किलोमीटर, ये सब चलेगा। ठीक है, मीटर किलोमीटर सब इसका यूनिट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से लेंथ ही है। अगर तुम देखो तो डिस्प्लेसमेंट को भी बोले हैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो ये भी तो एक लेंथ ही है। तो इसका भी यूनिट जो है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर ही आ जाएगा या किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि दो पॉइंट जो है ना, दो पॉइंट, उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है उसका ये एक यूनिक है।
ठीक है, दो पॉइंट के बीच में जो है ना, पाथ तो इनफाइनाइट है, लेकिन एक यूनिक लाइन आएगा जो शॉर्टेस्ट बिटवीन टू पॉइंट होगा, वो तो यूनिक ही होगा। हाँ, तो उसका डायरेक्शन सीधा हम देख लेंगे, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन बोले तो चेंज इन पोजीशन के डायरेक्शन की तरफ, और चेंज इन पोजीशन का डायरेक्शन तो यही है, यही तो है चेंज इन पोजीशन, यही है चेंज इन पोजीशन। और इस चेंज इन पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो है ही, इसीलिए वेक्टर है, और वो क्या है, स्केलर है। समझ में आया, ये क्या है, स्केलर है। अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ तो बना लोगे? चलो अब क्वेश्चन के बारे, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन ले लो, इसको बनाना है। ये जो सर्कल है, ये आर रेडियस का सर्कल है, ठीक है। पार्टिकल का जो है, मतलब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे यहाँ था, और ये जो है ना सर्कल, उसका ओरिजिन यही है, सर्कल का ओरिजिन है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी ओरिजिन है, तो रेफरेंस फ्रेम यहीं पर है, ठीक है। अब इस रेफरेंस फ्रेम के लिए ये क्या होगा, इनिशियल पोजीशन, पार्टिकल का जो पोजीशन है वो इनिशियल ये है। पार्टिकल यही इस पाथ को फॉलो किया है, सर्कुलर पाथ को, और पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, तो ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन। नहीं, हम्म, ये देखो, थीटा एंगल घूम गया है वो, ठीक है, पाथ तो इस पाथ को फॉलो किया, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो इसमें दो सवाल है तुमसे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, और दूसरा क्या है, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ। बताओ। कितना है जल्दी बताओ। हेलो, कितना है जल्दी बताओ ना। और डिस्प्लेसमेंट, प्रिंस, क्या हुआ रे? कितना देर में निकालोगे?
चलो ये बताओ ना, देखो कभी कभी क्या होता है कि डिस्टेंस निकालना आसान होता है, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान होता है। लग रहा है पहले थोड़ा आसान सवाल पूछना चाहिए था क्या। देखो कुछ नहीं है सवाल में, यहाँ ध्यान दो। पार्टिकल आर रेडियस, सॉरी सर्कल आर रेडियस का है, ठीक है। ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन था, ये था ना इनिशियल पोजीशन, ये रहा अपना इनिशियल पोजीशन, ठीक। और ये इसका फाइनल पोजीशन था। अच्छा, पार्टिकल किस पाथ को फॉलो किया, पार्टिकल इस पाथ को फॉलो किया, ठीक है, ठीक है। और ये थीटा एंगल चला। अरे भैया समझो यहाँ पे, एक बात तो तुम दावे के साथ बता सकते हो ना, फिगर से बता ही सकते हो ना, कि ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट, ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट, ये बात बता सकते हो नहीं बता सकते हो, बोलो। और ये तुम्हारा पाथ लेंथ है, क्योंकि जिस पाथ को वो फॉलो करता है वही पाथ लेंथ ही उसका डिस्टेंस होता है। तो तुम्हें डिस्टेंस तो समझ में आ गया, डिस्टेंस तो बताओ कितना होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो पाथ लेंथ है। और पाथ लेंथ कैसे निकालते हैं, ये तो आर इंटू थीटा हो जाएगा। अच्छा पहले ये नहीं पता है क्या, मान लो अगर ये सर्कल है, ठीक है, आर रेडियस का सर्कल है, सर्कल पे अगर मान लो पार्टिकल चल रहा है, सर्कल पे पार्टिकल चल रहा है, ऐसे करके मान लो चला, ये थीटा एंगल मान लो कवर किया, तो कितना पाथ लेंथ कवर किया वो, अगर ये निकालना है तो क्या होता है, थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। तो आर्क लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा, ठीक है। थीटा को रेडियन में लेते हैं वो ठीक है, पर डिस्टेंस टेबल कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। और डिस्टेंस तो हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये है, दिख रहा है मुझे इनिशियल टू फाइनल, लेकिन ये पाथ लेंथ हमको निकालना है। तो ये पाथ लेंथ कैसे निकलेगा, एक काम करो, नहीं निकल रहा है ना, तो एक काम करो कि यहाँ पे तुम परपेंडिकुलर डाल दो, क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो यहाँ पे से, ये कर सकते हो। जब ये करोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल, अरे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा बाई टू। और ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा बाई टू, प्रिंस। और ये आर रेडियस का है, ये भी आर है, ये समझ में आया है तुम्हें, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिए। तो तुम देखो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा, दो राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखा, ये वाला। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखो, ये थीटा बाई टू, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए हैं तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई टू। ये समझ में आया तो बोलो, नहीं तो फिर से मैं अलग करके बताता हूँ। देखो देखो क्या था, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है ऐसे, ठीक है। और ये है थीटा बाई टू, और ये है आर बाई टू, सॉरी आर बाई टू बोला, आर। तो ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है ना, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, तो ये लेंथ निकालना है, तो तुम क्या करोगे ये बताओ, साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा बाई टू निकालो, क्या होगा साइन थीटा बाई टू, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनस। तो एक्स अपॉन आर नहीं लिख सकते हो, तो ये एक्स कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा बाई टू। बोलो प्रिंस। तो ये आर साइन थीटा बाई टू, तो ये भी तो आर साइन थीटा बाई टू आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, आर साइन थीटा कैसे हुआ दो, अरे आर साइन थीटा बाई टू, आर साइन थीटा बाई टू दो बार लिखेंगे, तो टू आर साइन थीटा बाई टू। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये ये है आर साइन थीटा बाई टू,
ये आर साइन थीटा बाई टू, तो कितना हो जाएगा 2r sin θ/2। फ्रेंड्स कितना आया? नोट कर लो। डिस्टेंस ट्रेवल समझ में आया? और डिस्प्लेसमेंट कौन आसान था? अच्छा, आंसर उल्टा निकल गया। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, उसमें सीधा निकालो। एक क्वेश्चन और करोगे? चलो लिखो, तो क्वेश्चन लिखो। ए मैन walk towards a man walk 40 meter towards north, then walks 30 meter towards 30 degree north of east। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। कितना देर दे? कितना है? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। अरे एक डिस्टेंस तो बता दो कम से कम। प्रिंस, एक्स कहाँ है इसमें? अरे कोई आदमी है जो 40 मीटर पहले नॉर्थ में चला, उसके बाद 30 डिग्री 30 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट चला, तो डिस्टेंस कितना है उसका? डिस्टेंस कितना है प्रिंस? डिस्टेंस क्या होता है? जल्दी बनाओ जल्दी, तब तक हम डायग्राम बना रहे हैं।
ठीक है, ये क्या है बताओ? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। पहले क्या बोला, वो कहाँ चला? 40 मीटर, तो 40 मीटर बना दो ये। 40 मीटर कहाँ चला? नॉर्थ में चला। 40 मीटर नॉर्थ में चला, बोलो चला कि नहीं चला? ये 40 मीटर नॉर्थ, पहला वेक्टर तो ये आ गया। उसके बाद क्या बोला? 30 मीटर चला टुवार्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट किधर है? ईस्ट, ईस्ट देखो ये है, ये तो है ना ईस्ट। ईस्ट से किधर चलना है? 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो कुछ इधर चलेगा, है ना? तो कुछ इधर चलेगा, तो यानी कि ये चल जाएगा कुछ इधर, चलेगा नहीं चलेगा बताओ? समझो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके पूरा ऊपर वाला मिटाता हूँ। इसको कॉपी कर दिया, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देता हूँ। किसको? ये पूरा क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। अरे यार, देखो अब समझो, इसको बढ़िया से समझो। ये तुम्हारा पहले क्या था, ये कितना है? ये क्या है? 40 मीटर है। ये कितना है? ये 30 मीटर है। समझना। अब तुम्हें क्या बोला है, एक बात समझो, तुम्हें जो है ना, ये तुम्हारा नॉर्थ का है डायरेक्शन, ठीक है? नॉर्थ से, अच्छा ईस्ट है, नॉर्थ नहीं है, ईस्ट है। तो ईस्ट से क्या हुआ बताओ? 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ चला, तो ये 30 डिग्री एंगल दिया ना। तो डिस्टेंस तो सीधा सीधा है भाई, ये पाथ लेंथ 40 और ये 30, 70। तो डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है 70 आने में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मेरा जो है ना, ये है, देखो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये दिखा, ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये हो गया अपना एस वेक्टर, ये एस वेक्टर हो गया। अब इसको कैसे निकालें, समस्या ये है। तो देखो हमें क्या आता है, हमें जो आता है उसी से निकालेंगे ना, उसी से सोचो। हमें आता है राइट एंगल ट्राइंगल में, हम आराम से जो है ना पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, और वहाँ से चीज़ें हम लोग निकाल पाते हैं, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए तो राइट एंगल ट्राइंगल लगाना होगा ना। राइट एंगल ट्राइंगल में ही तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। कैसे बनाओगे? इसको क्या करो, थोड़ा और बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा सकते हो, और ऐसे करके बना दो। समझो, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर से बढ़ाता हूँ, देखो ये ऐसे करके बढ़ा देंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये वाला देखो, ऐसे करके देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिखा? अगर मुझे ये पता चल जाए और ये पता चल जाए, ये वाला लेंथ, तो इसमें टोटल लेंथ जोड़ देंगे। तो तुम देखो ना, ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल भी यहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये दिखा? ऐसे करके देखो, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये वाला है जिसमें ये तुम्हारा दिया हुआ है 30, इसको देखो। और ये एंगल अगर 60 है, सॉरी 30 है, तो वो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। ये समझ में आया? बोलो प्रिंस, समझ में आया? तो ये 30, ये 60 है डिग्री एंगल है, ये 30 है, तुम्हें ये देखो राइट एंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक? ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये दोनों निकालना है। कैसे निकालोगे? एक बार हो जाएगा, ये जो आ जाएगा वो 30 cos 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 30 sin 60। ये नहीं समझ में आया ना? ये समझ में आया कि नहीं आया है? इसको भी तोड़ के समझाऊं? इसको भी समझ लो, चलो। एक बार तुम cos 60 लगाओ। cos 60 क्या होता है? बेस। तो बेस कितना है? बेस तो बी है, उसको निकालना है। हाइपोटेनस कितना है? 30।
तो बी कितना आ गया 30 cos 60 फ्रेंड्स। और उसी तरह से हम परपेंडिकुलर में sin 60 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 30 sin 60। अरे एक तो समझो दूसरा तो कर लोगे। और एक बात याद रखना, अब थोड़ा सा जो है ना पहले तो ये करके तो देख लिए, हमेशा ये करेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना तुम्हें दिख जाए ऐसे करके, ये 90 डिग्री, ये थीटा है, अगर ये आर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ये याद होना चाहिए। कैसे आया, कैसे आया तो हम करके बता देंगे उसको। एक बार साइन 60 लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, एक बार कॉस थीटा लिखेंगे। अरे तो तुम्हें क्या हमेशा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी देके देखेगा, उल्टा सीधा सब देखना आना चाहिए भाई। उल्टा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो क्या हो गया भाई 90 डिग्री के सामने हमें हमेशा क्या होता है हाइपोटेनस, और जिस एंगल के क्रॉसपोंडिंग निकालना उस एंगल के क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसके साथ ये बेस हो जाएगा, सीधी सी बात है। हाइपोटेनस प्री डिफाइंड होता है, साइन थीटा और में परपेंडिकुलर, सॉरी साइन थीटा बोला, परपेंडिकुलर और बेस एंगल के साथ होता है, ठीक है, एंगल के क्रॉसपोंडिंग डिफाइन करते हैं। अरे इतना आया कि नहीं आया पहले ये बताओ प्रिंस। तो जल्दी जल्दी करो, ये लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर कल बात करेंगे क्योंकि तुम्हारा सवाल कोचिंग का टाइम भी हो गया है। तो देखो यहाँ ये 30 है ना, तो ये कितना लिखे हैं, ये 60 डिग्री एंगल हो गया, ये 30 cos 60 हो गया और ये कितना हो जाएगा 30 sin 60। अब ये देखो ना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ देखो, यहाँ देखो, भूलना मत। अरे यार चलो ठीक है बाद में। ये देखो ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको देखो प्रिंस एक बार, ये देखो ये वाला, अरे यार तुम हटो, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला देखो ये वाला दिख रहा है प्रिंस, दिखा ये राइट एंगल ट्रायंगल तो दिखा, तो इसको मैं एक बार में हटा देता हूँ। देखो अब इसको निकालो, निकालो बताओ कितना आ जाएगा एस वेक्टर, बताओ तो एस वेक्टर कितना आ जाएगा, का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, कितना आ जाएगा ये 40 प्लस cos 60 होता है हाफ, तो 15 हो गया ना, तो 40 प्लस 15 कितना होता है, तो 55 का स्क्वायर हो गया प्लस, और ये कितना हो जाएगा साइन 60 तो √3/2, तो √3/2 होता है 15 √3 का होल स्क्वायर। तो इसको तुम सॉल्व करके निकालोगे तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है 5 मिनट और रुकेगे, 5 मिनट और पढ़ा दूँ, 5 मिनट और। अब तुम एक चीज देखो, खेल देखो, अभी तो हम लोग निकाल लिए ना मैथ से ऐसे करके निकाल लिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि अब बार बार इतना नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या है एक फार्मूला बना लेते हैं, दो वेक्टर के जोड़ने का फार्मूला बना सकते हैं। अपने पास देखो ना दो वेक्टर क्या था, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, ठीक है, इसको जोड़ के हमको ये वाला वेक्टर लाना था, तो दो वेक्टर के जोड़ने का फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। देखो जैसे मान लो एक वेक्टर तुम्हें दिया हुआ ये है, ये देखो एक वेक्टर ये है, इसको हम लोग ए वेक्टर बोल सकते हैं, ये वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, और ये भी वेक्टर है, तो इसको ये एंगल थीटा है, चलो यहाँ से मत करते हैं, इसको हटा देते हैं अपने पास। ये देखो ये बी वेक्टर है और कितना घूम गया, तो मान लो थीटा घूम गया, ये थीटा घुमा लेते हैं, थीटा घुमा लेते हैं, थीटा घुमाएंगे तो ये देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर अपना आ जाएगा आर वेक्टर, तो यही मुझे निकालना है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना आ गया है थीटा, ठीक है, यानी कि ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आर वेक्टर आ रहा है। अब इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, आर वेक्टर का डायरेक्शन पूछेगा तो देखो ये डायरेक्शन हो जाएगा, ए वेक्टर से डायरेक्शन मान लो अल्फा है तो अल्फा है, ठीक है, अल्फा इसका क्या हो जाएगा कि मान लो ए वेक्टर से अल्फा घूम गया, अल्फा घूम गया रिजल्टेंट वेक्टर, वो तो हम निकाल लेंगे बाद में। हमें क्या निकालना है, तो आर वेक्टर निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो हम वही काम करेंगे जो अभी करके आए हैं। क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे आता है, तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा कि ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा, जिसमें देखो ये अपना क्या था बी वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड बी है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है,
तो ये अपना क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये बी साइन थीटा। ये कैसे निकाले, तो ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लिए। ठीक है, तो अब ये जो बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल है उसका ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं हम लोग। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिखाओ। ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तुम्हें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या होता है ए प्लस बी का प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो उससे बी कॉमन हो जाएगा, तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा। तो कुल मिला के जो रिजल्टेंट आया, ये जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब ये जो सवाल था, ये वाला जो क्वेश्चन था, उसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या था ये बताओ। अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा। देखो एक वेक्टर ये था, ये देखो एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, तो इस वेक्टर से इस वेक्टर कितना घूम गया, देखो 60 डिग्री, देखो ना कितना घूम गया है 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है यहाँ पे, क्या है जल्दी बताओ, प्रिंस बोलो। 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री करके अब तुम्हें एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है 40, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो तुम क्या करो निकालो। तो यानी कि क्या निकल जाएगा बताओ जल्दी, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं वो कितना आ जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40, बोलो कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, हाफ, ये 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हाफ काट दो तो ये चढ़ती है 1200 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा पूरा जोड़ दो, ये हो जाएगा 900 प्लस 1600 प्लस 1200, तो कितना आ जाएगा बताओ, 25 और 12 कितना होता है, 37 है, 25 12 कितना होता है, तो 3700 हो गया ना। तो मतलब क्या हो जाएगा 10√37 मीटर। अरे समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से यहाँ कितना आया था, यहाँ कितना आया था, इसको करो तो सॉल्व। 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर बताओ, 5 25, अच्छा 5 30, यानी कि 30 और 25, ठीक है, और प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 दिया, 225 दिया कितना, अरे 225 दिया 675, जोड़ दो कितना हो गया 0 7 2 9 1 10 का जी हाथ में 1 6 के 7 आ गया इतना, देखो 3700 अंडर रूट 3700 नहीं आया। अरे 55 का स्क्वायर नहीं करने आता है, 55 का स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक हमको आता है, इसलिए हम जल्दी कर लिए। 5 25 हो गया, और 5 और 6 5 30, यानी 30 और 25, 55 का स्क्वायर हो गया 30 25, ठीक है। और यहाँ पर देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 225 दिया 675, तो 3025 और 675 को जोड़ेंगे तो 3700 आ जाएगा। मतलब क्या आ गया, ये 10√37 आ गया। अरे यहाँ वहाँ मिल गया। अरे ये देखो फार्मूला हम लोग पहले तो ऐसे किया होगा, फिर इसको फार्मूला निकाल लिए दो वेक्टर को जोड़ने का, और इसी जो यहाँ पर किए हैं ना, वही फार्मूला निकालने में भी किए हैं हम लोग। फार्मूला कहाँ गया, फार्मूला 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 भाग गया क्या, ये रहा फार्मूला, ठीक है। अरे वो छोड़ो, बाद में सीखना, वो सब कैलकुलेशन वाला वीडियो हम अलग अथी करेंगे। प्रिंस तुम्हारा क्लास का भी टाइम हो गया, मतलब कहाँ कहीं पे दिक्कत है तो बोलो। तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है। कल फिर से यहीं से 1 2 सवाल और करवाएंगे।
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे, फिर आगे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है, फिर एक्सेलेरेशन, ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, है ना। और थोड़ा मतलब अलर्ट, नींद तो नहीं आ रहा तुम्हें? चलो ठीक है, तो अलर्ट मोड में रहेंगे, और जो शर्माना नहीं है, जो नहीं आएगा वो पूछना है। अगर तेज़ी में होगा तो हम स्लो और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।